पांचवी अनुसूचित क्षेत्र में पंचायत चुनाव का विरोध आज से नहीं बल्कि ज़माने से होता आया है और इसके पीछे कहीं न कहीं संवैधानिक प्रावधान है। लेकिन सबसे बड़ा और अहम सवाल यह है कि सरकार भी इस बात को जानते हुए आगे बढ़ चुकी है और अब जब सुप्रीम कोर्ट से ये मामला खारिज हो चुका है तो सरकार का जो मन है वो और बढ़ चुका है। लिहाजा पंचायत चुनाव में कोई देरी या कोई ताख़ीर होने की कोई भी उम्मीद नहीं बाकी है। अखिल भारतीय टाना विकास परिषद के जो लोग हैं पिछले 18 अप्रैल से वो राजभवन के पास अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन या यूं कहें कि बेमियादी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और इन लोगों ने साफ कर दिया है कि जब तक सरकार तक इनकी बातें नहीं पहुंचती हैं, सरकार जब तक इनकी बातों को लेकर के अग्री नहीं करती है, तब तक ये लोग यहाँ से यानी राजधानी रांची से जाने वाले नहीं हैं। एक बार तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे। तमाम जो टाना भगत हैं वो देखिए अपने वेशभूषा में यहाँ पर मौजूद है और सिर्फ राजधानी रांची की नहीं बल्कि झारखंड के विभिन्न जिलों से, विभिन्न कस्बों से, विभिन्न क्षेत्रों से लोग यहाँ पर आए हुए हैं। और आप ऊपर में हमारे कैमरा पर्सन आपको दिखाएंगे, ये शेड खास तौर पर लगाया गया है। जो शुरुआती ज़माना था इन लोगों का आने का, उस दौरान बिल्कुल खुले आसमान के नीचे ये लोग बैठते थे और अपनी मांगों की आवाज़ बुलंद करते थे। लेकिन क्योंकि इनको पता है कि ये जो आमरण अनशन है, धरना प्रदर्शन है, वो बेमियादी जाएगा यानी इंडेफिनिट जाएगा, लिहाजा इनको भी अस्थायी कुछ करना पड़ेगा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है रामजन टाना भगत, जो तमाम चीज़ों को देख रहे हैं और प्रेस से बात करने के लिए खुद सामने आते हैं। रामजन जी, चूँकि अब जब आप बैठे थे तो उस दौरान सुप्रीम कोर्ट में यह मामला नहीं गया था। अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट में मामला गया और सुप्रीम कोर्ट से ने ये कहीं न कहीं सरकार को हरी झंडी दे दी है कि आप चुनाव कराइए, इलेक्शन में आप जाइए, उसके बाद नेक्स्ट टाइम जब होगा तो फिर ओबीसी आरक्षण को लेकर सरकार को प्रावधान करने की है। आप लोगों की ये कोशिश थी कि कम से कम पांचवी अनुसूचित क्षेत्र में ये जो चुनाव है वो कम से कम रोका जाए। और आज से नहीं, हमको लगता है सरकार के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं, जैसे लोबिन हेम्ब्रम हुए और सीता सोरेन सर के तमाम जो विधायक हैं पार्टी के अंदर, वो लोग भी इस बात को आवाज़ उठाते रहे हैं कि 5th शेड्यूल एरिया में इलेक्शन नहीं कराना चाहिए, आदिवासी स्वशासन को बचा कर रखने की ज़रूरत है। अब कहाँ से उम्मीद बाकी है, चूँकि राजभवन के पास बैठे हुए हैं? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैं रामजन टाना भगत नहीं हूं, मैं भूषण टाना भगत हूं। ये हमारे प्रदेश सचिव हुए रामजन टाना भगत, जो अभी यहाँ पर नहीं है, वो किसी काम के लिए कहीं दूसरे जगह मीटिंग में है। ठीक है, अब भूषण टाना भगत आपका नाम हो। आप बताइए कि अब आगे क्या उम्मीद है आप लोगों को, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी सरकार को मिल चुकी है, राजभवन से क्या उम्मीद लगा कर बैठे हैं? चूँकि आपने जो पत्र हमको मुझे दिखाया है उसमें अप्रैल के महीने में ही आप लोगों ने परमिशन मांगा था कि राजभवन में आपको मिलने के लिए इजाज़त दी जाए, लेकिन वहाँ से कोई आदेश अब तक निर्गत नहीं हुआ है। तो आगे क्या उम्मीद है? देखिए, किसी भी देश में अगर आज देखा जाए तो संविधान से सभी देश चल रही है और उसमें से भी हम भारत के जो संविधान है सबसे सरल और सबसे भास्ट है। दुनिया भारत की संविधान को नमन करती है और हम इस संविधान को पूर्ण तरह आत्मा मानते हैं। हम सभी अपने संविधान को पूजा करते हैं। अगर इस देश में संविधान को कोई समझता है कि ये हमारा आत्मा है या संविधान को दिल से चाहता है, तो फिर इसमें नहीं होने की कोई बात ही नहीं रह जाती है, कहीं पर कोई गुंजाइश ही नहीं है। बात रह गई कि ये सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या सरकार की बात अगर कहें तो ये स्पष्ट करना पड़ेगा इस स्थिति में कि हम संविधान से नहीं चलते हैं। अब तो मजबूरन करना पड़ेगा खुलासा ना सुप्रीम कोर्ट को, और सरकार को भी कहना पड़ेगा कि संविधान से देश नहीं चल रही है, ये हमारी दादागिरी से चल रही है। ये हमारी दादागिरी पूर्ण रूपेण देश में हावी हो चुकी है। आप लोग का कहीं पर कुछ नहीं चलेगा, केवल और केवल चलेगी तो हमारी दादागिरी चलेगी, और संविधान का तो आप बात ही मत करो। ये बोलना चाह रहा था, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर लोग गए थे, क्योंकि आप इस इलेक्शन में ओबीसी आरक्षण को रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है। उसमें ये कहीं भी शायद नहीं मेंशन किया गया है कि उसमें 5th शेड्यूल की कोई बात कही गई है। तो आप लोग को लगता है कि कोर्ट में इस मामले को भी ले जाने की जरूरत है? देखिए, सबसे पहली बात तो है कि 5th शेड्यूल एरिया में 5वीं अनुसूची में स्पष्ट कर दी गई है कि यहाँ पर शासन और स्वशासन आदिवासियों के हाथ में है। अब बात रह गई कि आपने कहा कि एसटी ओबीसी, तो ये सारा विभाजित करने का क्रिया कौन किया है, ये काम कौन किया है? ये तो यहाँ की जनताओं को तोड़ना और कमजोर करके यहाँ पर शासन करना, ये इनकी नीति आज से नहीं, बहुत पुरानी नीति बनी हुई है। कि ये सवाल है कि राजभवन से आप लोगों ने टाइम मांगा, वहां से अभी तक कुछ सूचना नहीं मिली है। आपको क्या लगता है कि आगे किस तरह से आंदोलन चलेगा? अगर आंदोलन इसी तरह बैठकर चलेगा या कुछ और रणनीति आप लोग अपनाएंगे? देखिए, रणनीति तो खैर बनती बिगड़ती रहती है, लेकिन हमारी रणनीति हमेशा
एक बृहत रूप में बढ़ते रहेगी, मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ। अब बात रह गई कि हमने पिछले ज्ञापन दिए हैं, अभी तक राज्यपाल महोदय से संज्ञान नहीं लिया गया है या यहाँ पर कोई और बड़े अधिकारी के माध्यम से कोई संज्ञान नहीं ली गई है, तो ये इनकी मर्जी की बात है। इनकी मर्जी क्या है, शायद इनकी कान बहरे हो चुके हैं, ये इनकी नींद टूटी नहीं होगी, ये तो ये अब सरकार ही समझ सकती है, यहाँ पर उच्च अधिकारी समझ सकते हैं या यहाँ पर महामहिम। भगत जी, हम ये जानना चाहते, चूंकि आप लोग बताया कि आप लोग इंडेफिनिट बैठने वाले हैं, बेमियादी यहाँ बैठेंगे, तो ये आंदोलन को चलाने के लिए जो संसाधन चाहिए, जैसे मान लीजिए दरी के ऊपर हम लोग बैठे हुए हैं, ऊपर शेड दिया हुआ है, कुछ खाने पकाने के इंतजाम किए गए हैं, उसके लिए क्या व्यवस्था आप लोग करते हैं? देखिए, इसके लिए हम लोग अपने गांव स्तर से सभी लोग स्वेच्छा से जो संभव हो पाता है, स्वेच्छा से सब कोई यहाँ पर आ रहा है, स्वेच्छा से अपना खाने पीने की सामान लेके आ रहा है, यहाँ पर रह रहा है, खा रहा है, जैसा स्थिति बन पा रही है, किसी को घर जाने की जरूरत पड़ रही है तो जा रहा है, फिर आ रहा है, ये अभी कंटिन्यू आना जाना चालू है। और तमाम जो लोग बैठे, ये जो तमाम लोग बैठे हुए हैं, तमाम विभिन्न जिलों से आए हुए हैं, और उस तरफ जो खाने का पकाने का जो प्रबंधन है आप लोग के माध्यम से किया गया, ये खुद से अपने आप में लेके आया हुआ है, इसमें किसी को कोई बल दिया नहीं गया है। हाँ, स्वेच्छा से सब कोई लेके आ रहे हैं। हमारा यहाँ पर जो अनिश्चितकालीन सत्याग्रह को देखे लोग देख रहे हैं, मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं, पत्राचार के माध्यम से देख रहे हैं, तो इन सभी माध्यमों को देख करके लोग महसूस कर रहे हैं कि नहीं, हमारे साथ में जो कुछ भी अभी तक हुआ है, अन्याय हुआ है, और हम लोगों को यहाँ पर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जबरदस्ती थोपा जा रहा है, तो हम क्यों ना एक साथ मिल करके इसकी बुलंदी के लिए एक मंच पर आए। तो इन सारी चीज को देखते हुए सभी लोग बारी बारी से आ रहे हैं, यहाँ पर सभी जनजाति के लोग आ रहे हैं। तो आपने सुना अखिल भारतीय टाना भगत विकास परिषद के जो लोग हैं वो पिछले अप्रैल से यहाँ बैठे हुए हैं, और कब तक ये आंदोलन या आमरण अनशन चलेगा कहना बेहद मुश्किल है। लेकिन एक अहम सवाल ये भी है कि जिस तरह से टाना भगत पंचायत चुनाव को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, दूसरी तरफ कोयलांचल क्षेत्र में, और यूँ कहें कि तमाम ज़िलों में इसकी आग पहुँच चुकी है, भाषा को लेकर, खतियान को लेकर, उस विषय पर ये जानना समझना ज़रूरी है कि टाना भगत समुदाय इस बात को लेकर क्या सोचता है। आप लोगों को क्या मंतव्य है जो भाषा को लेकर के, जो खतियान को लेकर आंदोलन चला है, उस पर आप लोगों का क्या सोच है, क्या मंतव्य है? देखिए, भाषा और ये खतियान की बात करना मैं बहुत ज़्यादा उचित नहीं समझता हूँ, इसलिए कि मैं 5th शेड्यूल एरिया में रहता हूँ, और 5th शेड्यूल एरिया अपने आप में स्वतंत्र है। जब आप 5वीं अनुसूची शब्द में ही संपूर्ण है, तो हम बीच में छोटी छोटी शब्द में उलझने की कोई काम ही नहीं करूँगा, मैं क्लियर हूँ, इसलिए ये सब बातों पर मैं नहीं जाऊँगा। फिर भी जो जिस तरह से आंदोलन पूरे आपने कोयलांचल क्षेत्र में देखा होगा, और तमाम जो बड़ी संख्या में जो खासकर नौजवान लड़के लड़कियां उतरी हैं, तो उसको क्या लगता है कि ये इस क्षेत्र के लिए ज़रूरी है, यहाँ के भविष्य के लिए ज़रूरी है, जल जंगल के लिए ज़रूरी है? आप बता दीजिए। देखिए, सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि 5th शेड्यूल में ST SC OBC कोई नहीं है, यहाँ है तो सिर्फ आदिवासी है। 1951 में के बाद जब संविधान बना 50 में, उसके बाद सरकार और नौकरशाह, एक समझ के चलिए नौकरशाह लोग, इन्होंने ST SC OBC जनरल 4 कैटेगरी में हम लोग को बांटा, जो अवैध है। उनको उनके बांटने से हम नहीं बढ़ सकते हैं। ये ठीक है, ये आप जो संवैधानिक प्रावधान बता रहे हैं ना, उस बात से हम एग्री करते हैं। मेरा ये कहना समझना है कि ये जो आंदोलन चल रहा है, यहाँ के आदिवासी और मूलवासी बच्चे ही चला रहे हैं, और उनकी डिमांड यही है कि जो भी यहाँ पर रिसोर्सेज हैं, संसाधन है, उनका पहला अधिकार जो है यहाँ के आदिवासियों मूलवासियों का है। आप लोगों का क्या मंतव्य है इस पर? देखिए, उनका सोच के आधार पे वो लोग इस मांग को रखे हैं, वो सही है उस क्षेत्र के लिए अभी के हिसाब से। लेकिन 5वीं अनुसूचित क्षेत्र जो होता है, इसका विस्तारीकरण हो सकता है। झारखंड जो बना, अलग मिला, ये 5वीं अनुसूची के नाम पे बना, मतलब इस पूरे क्षेत्र 5वीं अनुसूची का था, या हो सकता है। इस 5वीं अनुसूची को राष्ट्रपति भी कम नहीं कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं लेकिन कम नहीं कर सकते। और 5वीं अनुसूची के अनुसार यहाँ सिर्फ एक ही जात है, आदिवासी, जो आदिकाल से रहता आया है। वही आदिवासी और मूलवासी समाज ये कह रहा है कि जो खतियान का आधार होना चाहिए, स्थानीयता को परिभाषित करने के लिए, मेरी बात, उससे नियोजन मिलेगा, रोजगार मिलेगा, उनका भविष्य मुस्तकबिल सुधरेगा। तो आप लोग इससे इत्तेफाक रखते हैं कि नहीं, देखिए, ये तो कतई आप वहाँ पर भाषा में आप सुधार लो या 1932 का लागू कर लो, उससे झारखंड को कुछ होना नहीं है। चूंकि यहाँ विधायक सांसद नहीं चलाते हैं झारखंड को, यहाँ नौकरशाह चलाते हैं, बात समझ रहे हैं। तो हम लोग झूठ मूठ का छोटी छोटी आंदोलन में उलझे पड़े हैं,
आपको सीधा 5वीं अनुसूची और ग्राम सभा पे जाना होगा। रूढ़ी पर था ग्राम सभा, उसके अलावा कोई विकल्प नहीं झारखंड को बचाने के लिए। ये जो तमाम जो आंदोलन चल रहे हैं, सैकड़ों हजारों की संख्या में जो बच्चे उतरे हुए सड़कों पर, ये आंदोलन बेमानी है? एकदम सबको सबसे पहले संविधान पढ़ना होगा, खास करके 5वीं अनुसूची पढ़ना होगा, ग्राम सभा पढ़ना होगा, उसके बाद आप आंदोलन करिए तो उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। मगर ये तो बात सही है ना कि जिनके नाम पर झारखंड बना, जिनके लिए झारखंड बना, और जो आदिवासी मूलवासी बच्चे हैं उनका अधिकार पहला है, तो ये अगर डिमांड करते हैं सड़क पर उतर करके लोकतांत्रिक तरीके से, इसमें गलत कहाँ है? एक बात बताइए आप, मोदी जी क्या बोले थे प्रधानमंत्री बनने से पहले? अच्छा दिन आएगा, काला धन लाऊंगा, 15-15 लाख रुपया दूंगा, हर एक साल 2 करोड़ लोगों को नौकरी दूंगा। आपका महागठबंधन सरकार क्या बोली थी? 1932 को लागू करूंगा, 5 लाख महीना सालाना रोजगार दूंगा और है सो कि बेरोजगारी भत्ता भी दूंगा। इनका कथनी और करनी में अंतर है ना। किसी भी सरकार, मैं किसी सरकार के स्पेशली बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों की बात कर रहा हूँ। तो जब दोनों सरकार, और इससे पहले राज्य में भी आपको बीजेपी की सरकार थी, केंद्र में भी थी, तो इन्होंने पहले कहते थे कि भाई डबल इंजन की सरकार बनाओ तो कुछ होगा। जब सरकार बना दिए हम लोग तो हाथी उड़ा दिए लोग। अब हाथी उड़ा कहाँ बैठा, मरा जिंदा है, कुछ तो दिखना चाहिए। ये बताइए ना, जो लोग आंदोलन कर रहे हैं उनके लिए आप लोगों को क्या मैसेज? उनके लिए मेरा मैसेज है, जितने भी हमारे बेरोजगार साथी हैं, चाहे वो लोग भाषा की आंदोलन कर रहे हों, चाहे वो लोग खतियान का कर रहे हों, चाहे वो लोग अनुबंध कर्मी नौकरी कराने के गवर्नमेंट हमारा जॉब हो इसके लिए कर रहा हूँ, सारा आंदोलन को करने से पहले आप संविधान 5वीं अनुसूची पढ़ो, और 5वीं अनुसूची पढ़ने के बाद अपना इतिहास पढ़ो कि आप कहाँ से हो, किस जगह से हो, कहाँ तक जाओगे, आपकी जमीन, आपकी संस्कृति कैसे बचेगी, और इसको बर्बाद करने वाले कौन लोग हैं। जब ये सब समझ जाएंगे आप, संविधान पढ़ लेंगे, समाधान अपने आप निकलेगा। चूंकि समस्या खराब हुआ है भारत की राजधानी से, वहां से समस्या आई है, कोरोना जैसे आई गांव तक चली गई, उसी टाइप का ये 70-72 साल का वायरस है, जो रेडियस है, जो दिखता नहीं है, जो दिख नहीं रहा है आपको। आप दोषी मान रहे हो अपने विधायक को, आप दोषी मान रहे हो अपने मुखिया को, अपने सांसद को, बात समझ रहे हैं, लेकिन दोषी वो लोग नहीं है। दोषी कौन लोग हैं? जो संविधान का खुला उल्लंघन करने वाले लोग हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि आंदोलन चलाने वाले लोग पहले अपने जमीन को समझे, अपने आप को समझे, संविधान को पढ़ें, यहाँ के लोक संस्कृति को पढ़ें, उसके बाद आंदोलन में कूदें। मगर जो आंदोलन में कूद चुके हैं, हाँ आप बताना चाह रहे हैं। देखिए, आपने भाषा शब्द का बात रखा, तो यहाँ पर आदिवासियों को 5वीं अनुसूची को यहाँ की भाषा, संस्कृति, खान पान, रीति रिवाज, सारे चीज को देखते हुए यहाँ पर एक अलग व्यवस्था बनाया हुआ है, जो भारतीय संविधान में 5वीं अनुसूची के अंतर्गत रखा गया है। इसीलिए भाषा से संबंधित अगर बात रख रहा है यहाँ पर तो जायज है, क्योंकि यहाँ की भाषा संस्कृति सुरक्षित रहेगी, तभी हम आदिवासियों की सुरक्षा बनी रहेगी। कहीं न कहीं नियोजन से भी जुड़ा हुआ। हाँ, अगर आप यहाँ पर भाषा संस्कृति से अगर परे कर दिया जाता है, उससे आपको विलुप्त कर दिया जाता है, तो हमारा संस्कृति छीन हो जाती है, हमारा भाषा छीन हो जाती है। और इस चीज को बनाए रखने के लिए तो एक माध्यम, एक जगह तो होनी चाहिए। तो आपने सुना, ये थे टाना भगत, जो अपनी मांगों को लेकर पंचायत चुनाव के साथ ही जो झारखंड में भाषा और खतियान को लेकर जो आंदोलन चल रहा है उस पर भी अपनी रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि जो भी आंदोलनकारी सड़कों पर हैं, सड़कों की खाक छान रहे हैं, उनको सबसे पहले भारत का संविधान, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए कि 5th शेड्यूल एरिया में क्या कुछ प्रावधान किए गए हैं। 5th शेड्यूल एरिया अगर सुरक्षित रहेगा तो उनके तमाम हक और अधिकार भी सुरक्षित रहेंगे। कैमरा पर्सन हृदय के साथ रांची से न्यूज़ बाइस्कोप के लिए शाहन।